Organize an extempore, a biological extempore at GIC Shalidhar, and our students of class 12th, they will explain. And the first topic is about antibiotic, ज्योतिविष्ट। सूक्ष्म जीवों द्वारा एंटीबायोटिक का निर्माण एक बहुत महत्वपूर्ण खोज और मानव जीवन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। एंटी एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है खिलाफ और बायो का अर्थ है जीवन। इस प्रकार दोनों को सम्मिलित रूप में एंटीबायोटिक का अर्थ है जीवन के खिलाफ। लेकिन एंटीबायोटिक जीवन के खिलाफ न होकर जीवन की प्रति माने जाते हैं और इनका निर्माण सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है तथा यह एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं। एंटीबायोटिक विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को मंद अथवा उन्हें मार सकते हैं। प्रथम एंटीबायोटिक का नाम पेनिसिलिन था। इसकी खोज 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया पर कार्य कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि बिना धुली प्लेट पर एक मोल्ड उत्पन्न हो गया और यह मोल्ड एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ पेनिसिलिन द्वारा हुआ। इस प्रकार पेनिसिलिन नोटेडर नामक कवक से प्राप्त हुआ और पेनिसिलिन इसीलिए इसका नाम पेनिसिलिन रखा गया। हालांकि बाद में अर्नेस्ट चैन और हार्वर्ड फ्लोरे ने इसका एक शक्तिशाली और प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में अध्ययन किया और 1945 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। एंटीबायोटिक हमारे जीवन में बहुत ही लाभदायक भूमिका निभाते हैं तथा दूसरा एंटीबायोटिक है क्लोराम्फेनिकोल। इसकी खोज 1947 में हुई। इसका उपयोग काली खांसी, डिफ्टीरिया और यूरिनरी इन्फेक्शन के लिए किया जाता है तथा तीसरा एंटीबायोटिक है स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसका उपयोग ट्यूबरक्लोसिस के इलाज के लिए किया जाता है और भारत में पेनिसिलिन का उत्पादन हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स एंड पिंपरी पिल्स एंड आईडी ऋषिकेश द्वारा किया जा रहा है। Very good. The second topic is about animal reproduction, and Chandni will explain. Yes. जीवों में जनन को यहाँ जीव विज्ञानी प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें एक जीव अपने सामान्य एक छोटे जीव या संतति को जन्म देता है। संतति में वृद्धि तथा परिपक्वता आती है। इसके बाद फिर वह नए संतति को जन्म देता है तो जन्म, वृद्धि तथा मृत्यु चक्र चलता रहता है। जीव प्रजाति में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखती है। जीव विज्ञान संस्थान में व्यापक विविधता पाई जाती है। प्रत्येक जनक अपने को बहुगुणित करने के लिए अपनी ही विधि विकसित करते हैं। जनन दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन इस विधि में एकल जीव अपने सामान्य एक छोटे जीव या संतति को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि अपने जनकों के एकदम समान होती है। अलैंगिक जनन सामान्यतः साधारण जीव और एकल जीव में पाए जाते हैं। इसमें जो विभाजन होता है वो सूत्रीय और सूत्री विभाजन द्वारा होता है। जो इसमें संतति होती है वह दूसरे के समरूप होती है, इसलिए इसमें विभिन्नताएं नहीं पाई जाती। लैंगिक जनन में इसमें दो जनन विपरीत लिंग वाले जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इसमें जो विभाजन होता है वह सूत्रीय और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है और नर और मादा युग्मक गैमीट में युग्मक होता है और जो इसमें संतति होती है एक दूसरे के समरूप नहीं होती है, इसलिए इसमें विभिन्नताएं पाई जाती है। Okay, Chandni, thank you. Now Kajal is going to explain about Mendel's law. Yes, Kajal. ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया के ब्रून शहर में हुआ था। उन्होंने सर्वप्रथम आनुवंशिकता पर अध्ययन किया था, इसलिए उनको आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। मेंडल ने पाइसम सटाइव और मटर के पौधे पर प्रयोग किया था और उन्होंने कुछ नियम बताए। उनकी पुष्टि करने के लिए 1900 में 3 वैज्ञानिक आए, ह्यूगो ड्रेविस, सेनमार्क और कॉल कॉरेंस। उन्होंने भी मटर के पौधे पाइसम सटाइव पर अध्ययन किया और वही निष्कर्ष निकाले जो कि मेंडल द्वारा दिए गए थे। तो सभी को मेंडल के नियमों को स्वीकार करना पड़ा और मेंडल के 3 नियम दिए: प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। प्रभाविता का नियम: जब मेंडल ने 2 प्रकार के पौधे लिए, एक बौना लिया, एक लंबा लिया, उनमें संकरण कराया तो F1 पीढ़ी में उन्हें लंबे प्रकार का पौधा प्राप्त होता है जो कि प्रभावी गुण वाला होता है। उसको प्रभाविता का नियम कहते हैं। फिर आता है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम: जब मेंडल ने F1 पीढ़ी के लिए संकर लंबे पौधे में स्वापरागण कराया तो उन्हें कुछ लंबे कुछ बौने प्रकार के पौधे 3:1 के अनुपात में प्राप्त होते हैं। इसको जीनोटाइपिक अनुपात कहते हैं। फिर उसके बाद मेंडल ने उसी में स्वापरागण कराया, बौने पौधे में कराया तो उनको 1:2:1 के अनुपात में प्राप्त होते हैं। इसको फिनोटाइपिक अनुपात कहते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि जो F1 पीढ़ी में जो पौधा पृथक न हो पाएगा, दूसरी पीढ़ी में अगर स्वापरागण करने में वो पृथक हो जाता है, इसको पृथक्करण का नियम कहते हैं। तीसरा आता है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। जब मेंडल ने 2 प्रकार के विभिन्न लक्षणों वाले पौधे लिए, जैसे कि उन्होंने गोल
पीले गोल लिए और पीले लिए बीज और हरे झुर्रीदार वाले पौधे लिए, उनमें संकरण कराए तो F1 पीढ़ी में उन्हें क्या मिलते हैं, गोल और पीले बीज वाले पौधे मिलते हैं। फिर उन्होंने उसी में स्वपरण कराया तो उन्हें 3:9:3:3:3:1 के अनुपात में गुण पृथक पृथक हो जाते हैं, अपने नए नए सहयोग बनने लग जाते हैं। इसको ही स्वतंत्र अभिवन का नियम कहते हैं। लक्षणों की इस प्रविष्टि को स्वतंत्र अभिवन का नियम कहते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि पीले का लक्षण गोल के साथ और हरे का लक्षण झुर्रीदार के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब सभी लोग सब लक्षण अपना नया स्वतंत्र रूप से प्रदर्शन करते हैं, इसको स्वतंत्र अभिवन का नियम कहते हैं। थैंक्स। आपने एक्सप्लेन की द लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, नाउ आरती जीना, आपका टॉपिक क्या है? ओके, स्टार्ट, कंटिन्यू। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये HIV विषाणु के कारण फैलता है, जो कि पश्च विषाणु के समूह में आता है। इसमें T4 व TH विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश करके हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देते हैं और धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं, जिससे कि अनेक बीमारियां हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं, जिससे अंत में मृत्यु हो जाती है। एड्स के प्रारंभिक लक्षण: सर दर्द होना, बुखार आना, उल्टियां आना, दस्त होना, पेट दर्द होना और अंत में फेस पे सफेद चकत्ते बन जाते हैं। इसके बाद मृत्यु हो जाती है। HIV किससे फैलता है? HIV फैलता है अनजान व्यक्ति से यौन संबंध बनाने में। रक्त आधान के समय रक्त की जांच न कर अगर रोग से ग्रसित व्यक्ति का रक्त अगर स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ जाए तो भी एड्स फैलने की संभावना बनी रहती है। एड्स की रोकथाम: अनजान व्यक्ति से यौन संबंध नहीं बनानी चाहिए, मैथुन के समय कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए, रक्त आधान के समय रक्त की जांच करानी चाहिए और इंजेक्शन रोग से ग्रसित व्यक्ति को लगाया गया है तो उसका दोबारा इंजेक्शन का यूज नहीं करना चाहिए। इसीलिए या तो इंजेक्शन को यूज करके तोड़ देना चाहिए या फिर गर्म पानी में उबाल करके इसका उपयोग करना चाहिए। अभी तक की इसकी रोकथाम खत्म करने के लिए कोई दवा नहीं है, लेकिन टीका बना है एलिजा। एलिजा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट एसे। हम इससे रोग को खत्म तो नहीं कर सकते या मरने से तो नहीं बचा सकते, लेकिन थोड़ा जीवन काल आगे बढ़ा सकते हैं। एड्स डे बनाया जाता है 1 दिसंबर को। थैंक यू वेरी मच। एंड उसके बाद संध्या, आप क्या बता रही हैं बेटा? म्यूटेशन, स्टार्ट। म्यूटेशन जीन और गुणसूत्रों में अचानक होने वाले रासायनिक परिवर्तन को म्यूटेशन कहते हैं। ये युग्मक बनने से लेकर मृत्यु तक कभी भी हो सकते हैं। इसमें उत्पन्न विभिन्नताएं वंशागत होती है, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं। ह्यूगो डी व्रीज एक डच वैज्ञानिक थे जिन्होंने उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया और बताया कि शुद्ध नस्लीय होते हैं। ह्यूगो डी व्रीज ने लेमार्क से डार्विन के विकास पदों का खंडन किया और बताया कि नए जीव छोटे छोटे व विभिन्न प्राकृतिक संचयन के द्वारा उत्पन्न होते, जबकि नए जीव अचानक उत्पन्न होने वाली विभिन्नताओं अर्थात म्यूटेशन के कारण बनते हैं। ह्यूगो डी व्रीज ने 1901 में म्यूटेशन थ्योरी को प्रतिपादित किया और बताया कि नए जीव छोटी छोटी अस्थिर विभिन्नताओं या प्राकृतिक चयन के द्वारा नहीं होते, जबकि अचानक होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप होते हैं। इसमें उन्होंने ये बताया कि डार्विन ने इसे विच्छिन्न विभिन्नताएं तथा उसके बाद जाति के अनुवांशिक पदार्थों के बारे में बताया। थैंक यू वेरी मच। पूजा, टॉपिक एंजियोस्पर्म, अबाउट एंजियोस्पर्म। ओके, बीजाणु उद्भिद है, ये जड़, तना, पत्ती इत्यादि में विभाजित हो जाता है। ये स्वयंपोषी होता है। इसमें पुष्प स्पोरोफाइटा यानी 2 एंड पर लगे होते हैं। पुष्प प्रजनन का मुख्य अंग है। पुमंग नर तथा जायांग मादा जनन अंग का कार्य करता है। पुमंग की इकाई को पुंकेश्वर कहते हैं। ये इसमें परागकोश लगे होते हैं। इसमें 4 प्रकार के परागकोश लघु बीजाणुधारणी पाई जाती है। ये लघु बीजाणुधारणी मात्र कोशिका में यस शाबाश। ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका में बनती है। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा परागकण बनता है। ये हैप्लॉइड होते हैं यानी अगुणित होते हैं। जायांग में अंडाशय होता है। अंडाशय के अंदर बीजाणु का निर्माण होता है। इसमें गुड़ बीजाणु मात्र कोशिका बनती है। ये भी हैप्लॉइड होते हैं। युग्मकोद्भिद की पहली कोशिका नर युग्मकोद्भिद में गुरु बीजाणु तथा मादा युग्मकोद्भिद में गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। ये आगे विभाजित होकर 3 कोशिकी नर युग्मकोद्भिद का निर्माण करती है। वेरी फाइन। ओके, द बॉय नेक्स्ट टू यू, अक्षय जीना, एक्सप्लेन। ओके। एक व्यक्ति से दूसरे